मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, और देखते हैं कल क्या होगा। मेरा हौसला भी जिद्दी है, और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है। चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो, और अभी भी वक्त है। अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो। और जब जब बात होगी संविधान की तो मैं एक ही बात कहूँगा, यदि आप खाने के लिए जिंदा हो तो आज ही मर जाओ, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष सिर्फ इंसान करता है, जानवर नहीं। तो मेरे दोस्त, तो आज का जो टॉपिक है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। यदि आप इसको नकारते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन छूट सकता है, बिल्कुल छूट सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमेशा हर पेपर में अमूमन इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया करता है, 1 से 2 नंबर तक आ ही जाता है। चलिए देखिए, ये आखिर प्रस्तावना है क्या। आज का जो टॉपिक है प्रस्तावना है। प्रस्तावना आखिर क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना से आखिर इतना क्वेश्चन क्यों पूछता है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना में ये जो आपको शब्द दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सार क्या है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यानी कि जब हम लोगों को अंग्रेजों ने आज़ाद करने की सोची तो वो लोग बोल दिए कि आप लोग अपना संविधान का निर्माण कीजिए, संविधान बनाइए। जब आप लोग संविधान बना लेंगे तो हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। अब उसी बात पे हम लोगों का संविधान बनना स्टार्ट हो गया। तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर याद रखिएगा इस बात को, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई थी। पहला संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इस बात को नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछता है। उसके तीसरे दिन बाद यानी कि चौथे दिन आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस बात को भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में, उसी उद्देश्य में इसी को पढ़े थे जवाहरलाल नेहरू हमारे चाचा ने। और इसको पढ़कर सभी सदस्य यानी कि 210 सदस्य उस समय मौजूद थे वहाँ पे, उन सभी लोगों को इसी को सुनाए और बोले कि हमारा जो संविधान होगा कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। सभी लोग राजी भी हो गए कि हाँ, हमारा संविधान भी ऐसा ही होना चाहिए। इसका सार बहुत बड़ा है भैया, यानी कि पूरी आप संविधान को पढ़िए या चाहे इसको पढ़ लीजिए, बात बराबर है। इतना समझ लीजिए, जैसे आप तौली को पूरा ऐसे निचोड़ेंगे तो पूरा पानी गिर जाएगा, उसी प्रकार यदि पूरा संविधान को निचोड़ते हैं तो आपको यही मिलेगा। मतलब ये समझिए रसमलाई है। समझ में आया? मतलब इसको आपका चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को समझने में 20 से 25 साल लग गया। इसीलिए तो इससे क्वेश्चन हमेशा उठता है, क्योंकि चीफ जस्टिस से इसको नहीं समझ पाया। देखिए अभी इसका खेला आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 के बाद ये बनना स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये एक प्रकार से लिस्ट था, एक प्रकार से ये फरमान जारी हुआ था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी कि मतलब आप जैसे इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी है, तो शादी में जो बाराती लोग होते हैं उनको खिलाने के लिए बहुत तमाम प्रकार के सब्जी खाना मतलब बनाया जाता है। तो उसमें लिस्ट भी पहले बनाया जाता है कि लिस्ट वो खाना क्या क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ से खरीद कर आएगा। ठीक है ना, कहाँ से खरीद कर आएगा इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं रहता है। चर्चा ये रहता है कि क्या क्या बनेगा। तो वही इस प्रकार से ये लिस्ट है, क्या क्या उसमें मटेरियल रहना चाहिए। वो सेम वही प्रोसेस समझिए कि ये एक प्रकार से लिस्ट था हमारे संविधान को बनाने के लिए। जैसे अगर इस बात को भी नहीं समझ पा रहे होंगे तो इस प्रकार से समझिए कि किसी लड़की का शादी है। अब किसी लड़की का शादी है तो वो अपना मतलब फरमान एक जारी करेगा, अपने पिता से करेगी कि हमारा जो लहंगा होगा वो इसी प्रकार का होगा, इसी कलर में होगा। अब पिताजी उसके क्या करेंगे? भैया अगर उस प्रकार का लहंगा और वैसा कलर नहीं आएगा तो लड़की स्टेज पे चढ़ेगी ही नहीं, शादी ही रुक जाएगी। तो अब पिताजी को उसको वैसा लेकर आना पड़ेगा। उसी प्रकार ये संविधान जब हमारा बनना स्टार्ट हुआ तो सभी लोगों से बता दिया गया कि ये इसी प्रकार से होगा। तो अब उसको चाहे वो लोग कहीं से भी कलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ विदेश से भी कलेक्ट किया गया। आप लोग जानते होंगे, हम पढ़ाए भी हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को पढ़ाएं कि विदेशों से क्या कलेक्ट किया गया था, क्या लिया गया था, विदेशी स्रोत क्या है। ठीक है, आप जाएंगे देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आया करता है। तो यहाँ पे पहले आप देखिए, तो ये मतलब उसी प्रकार का मतलब ये जो प्रस्तावना है वही सेम लिस्ट ही समझिए। अब जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो ये हुआ कि आखिर इस जो आपका उद्देश्य है, इस उद्देश्य का होगा क्या। तो ये हुआ कि भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसी को देखकर संविधान का निर्माण हुआ है, तो क्यों ना इसको पहले ही पेज पे लगा दिया जाए। या मतलब जो संविधान का बुक था उसी में पहले पेज पे क्यों नहीं लगा दिया। सबका
मतलब मत हुआ और उसी पहले पेज पे इसको लगा दिया गया। और उसके बाद यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका बन कर तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंग्लिश में इसको संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन कर तैयार हुआ तो कुछ साल के बाद अब इस पर चर्चा होना शुरू हो गया कि आखिर ये है क्या। तो 1960 में आपका एक वेरूबारी केस आ गया, यानी कि किसी को खुजली पकड़ लिया और पूछ लिया चीफ जस्टिस से कि भैया ये है क्या। अब चीफ जस्टिस भी सोच में पड़ गए कि आखिर इसको क्या बताया जाए, क्या है ये। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये, बस वो भी यही बता दिए कि मतलब एक प्रकार से ये लिस्ट ही है, जैसे शादी ब्याह होता है। अब ये थोड़ा नहीं कि शादी ब्याह हो गया तो उस लिस्ट को आप लेकर घूमोगे फिरोगे और बार बार चर्चा करोगे कि कहाँ है, क्या है, कहाँ से क्या लिया गया। बस भैया उसका शादी हो गया, बात खत्म करो। हाँ, इसका लिस्ट था, इसी पे आपका संविधान पूरा बनकर तैयार है। पूरा संविधान को आप देखिए ना, क्या क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वहाँ से तो मतलब किसी तरह वो किनारा कस लिए। 1960 में वेरूबारी केस, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद 1967 में आपका एक गोलखनाथ बनाम पंजाब का केस आया। उसमें भी किसी के द्वारा पूछ लिया गया था कि आखिर ये प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल है, ये क्या है। ठीक है, तो प्रियम्बल को उस समय भी पूछा गया। उस समय आपके हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस थे, तो उनसे पूछा गया। तो वो अब देखिए कैसे चीज़ को मोड़ते हैं। वो बताए कि भैया ये आपका ये आत्मा है संविधान का, इतना समझिए कि ये संविधान का आत्मा है। और जो आत्मा हो उसके बारे में तो बात ही करना भाई बेकार है। मान लीजिए कि हमारा आत्मा है, अब हमारी आत्मा के बारे में अब क्या बात करेंगे। हमारी आत्मा है तो हम है, उसी प्रकार मतलब ये है तो संविधान है। उनके कहने का मतलब यही था, वो भी अपना कहकर किनारा टाल लिए। उसके बाद आता है 1973। ये बहुत लाजवाब मोड़ है 1973। ये जो है ये केशवानंद भारतीवाद ये केस था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद। ये जो केस था 1973 में, ये केस मोड़ ले लिया यहीं पे। उस समय 13 न्यायाधीशों की चीफ जस्टिस की बैठक हुई। 13 न्यायाधीश यानी कि उच्चतम न्यायालय के 13 न्यायाधीश थे। उस समय जो चीफ जस्टिस थे आपके AK सेखी चीफ जस्टिस थे। और उन्होंने ये कहा कि ये भैया अभिन्न अंग है ये संविधान का। ध्यान सुनिएगा, ये संविधान का अभिन्न अंग है और ये भाग भी है संविधान का। और जब ये भाग हुआ तो इसमें आप संविधान का संशोधन भी कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, लेकिन इसके मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके मूल ढांचा में किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जैसा दिख रहा है वो ऐसा ही दिखना चाहिए, इसमें से कोई शब्द नहीं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो तो ये कह दिए और यहाँ तक कह दिए। तो यानी कि जब ये कहे मतलब वो अपने जैसे कल्टी मारे अपने बातों से, पहले तो कहते आ रहे थे कि भैया ये है। यानी कि जब जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि चीफ जस्टिस उसके हैं, तो किसी भी बात को अपना जजमेंट सुनाए रहते हैं, उसको वो ऐसा उन लोगों के पास प्रावधान है कि उस बात को भी वो मतलब दूसरा उस पर जजमेंट दे सकते हैं, कहकर कि भैया वो उस समय गलती हो गया था, ये अब सही बात है, इस तरीके से। यानी कि वो जो आर्टिकल है वो 137 है। 137 के तहत जो जज अपना जजमेंट किया रहेगा उसमें अगला बेर सुधार करके बोल सकता है 137, यानी कि उस पर रिव्यू कर सकता है अपने जजमेंट पे, ये उसका प्रावधान है। उसी के तहत 137 के तहत वो अपना रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद ये अपना जवाब दिया कि ये एक प्रकार से अभिन्न अंग है और इसके बाद इसमें ये एक प्रकार से पार्ट्स भी है। इसको आप संशोधन भी करना चाहें तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके जो मूल ढांचा है इसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी बोले कि कोई आदमी इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकता है इस बात को कि साहब हमारी पूर्ति नहीं हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, ये प्रस्तावना के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है साहब, इसको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी की इस शब्द में कोई मान लो पा गया स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता को लेकर अब चला जाए कि साहब हमारा तो पूर्ति नहीं हो पा रहा है स्वतंत्रता के प्रियम्बल में जो स्वतंत्रता है उसके अधीन, तो वहाँ पे उसका मान्य नहीं होगा। वो पहले ही कह दिया गया कि मतलब इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इन सारे शब्दों में से कोई भी शब्द लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके आर्टिकल्स में भी हैं, बहुत सारे भाग में भी हैं, तो उसको वहाँ से आप उठा कर लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप दिखा कर नहीं जा सकते हैं। हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे पहले जब 1973 में ये बात कह दिया गया
तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था 1976 में, और उन्होंने क्या कर दिया, इसमें संशोधन कर दिया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन हुआ और 3 गो शब्द इसमें जोड़ दिया गया। 3 शब्द जोड़ा गया, जानते हो कौन कौन? एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, देखिए यहाँ पे है पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और एक अखंडता। इसी में कहीं अखंडता होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अखंडता। तो ये 3 शब्दों को जोड़ दिया गया किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इस सारी बातों याद रखिएगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा, समझ जाइए। फिर पेपर में आप याद करते रह जाएंगे, क्वेश्चन याद भी नहीं होगा। तो सारी बातों को ध्यान से सुनते चलिए और याद करते चलिए। तो यहाँ से आपका 1976 में, याद रखिएगा 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ दिए गए। जो 3 शब्द हैं वो क्या क्या है? आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है। समाजवादी को ही समाजवाद बोलते हैं, ठीक है, आप इस बात को जानते ही होंगे। उसके बाद जब संशोधन हो गया तो इसमें 3 शब्द और आ गया, यानी कि वो 3 जो शब्द आए हैं उसको जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया 13 दिसंबर 1946 को, तो उस समय नहीं पढ़ा गया होगा। इतना बात याद रखिएगा इसको। अगर कोई मान लीजिए कि बनाना चाहेगा, पेपर सेट करेगा, तो कह देगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ तो कौन से शब्द नहीं थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको समाजवाद शब्द नहीं थे, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे और अखंडता शब्द नहीं थे। ये बाद में जोड़ा गया। और ये भी पूछ सकता है कि संविधान में प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो मात्र 1 बार संशोधन किया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा। आज तक 1 ही बार संशोधन हुआ है, उसके बाद दोबारा कोई संशोधन इसमें नहीं हुआ है। ये बहुत सारी बातें मैं आपको बताया हूँ। यदि आप इतनी बातें याद रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। आँख मूंद के आप मार सकते हैं ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए इसके शब्दों को हम लोग देखते हैं कि इसके शब्द कैसे हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी हिंदी में मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस शब्द को, इन सारे शब्दों को यदि इस तरीके से आप याद करते हैं तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि आपको क्वेश्चन से फंसा सके। ये मेरी गारंटी है, मेरी सोच है, ठीक है, कि कोई नहीं फंसा सकता यदि आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं इसी प्रकार से। तब नहीं तो आप क्वेश्चन को रटते जाइए, आप फंसते जाइए। नो डाउट फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। यदि आप इस संविधान को याद कर लेते हैं, इस प्रस्तावना को याद कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं फंस सकते हैं। आपका 1 से 2 नंबर तैयार हो जाएगा, हमारी गारंटी है। आप इसको पढ़कर देखिएगा। चलिए देखिए, तो ये हम भारत के लोग जो है, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? यदि इसका आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम भारत के लोग, सिर्फ हम भारत के लोग समझ गए तो बहुत सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम भारत के लोग, भारत को, यानी कि इतना जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसमें भारत सिर्फ 2 बार पाएंगे। कितनी बार? सिर्फ 2 बार। देखिए एक बार भारत यहाँ पे है और एक बार भारत यहाँ पे है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रस्तावना में भारत की कितनी बार जिक्र हुआ है, तो भारत की सिर्फ 2 बार जिक्र हुआ है। कितनी बार? सिर्फ 2 बार। इस बात को याद रखिएगा। हम भारत के लोग, ये कहाँ पे जिक्र हुआ है? तो सिर्फ प्रस्तावना में है। सिर्फ प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में है, यानी कि उद्देशिका में है, यानी कि उद्देश्य में है। कौन से शब्द? हम भारत के लोग, और कहीं नहीं पाएंगे। हम भारत के लोग सिर्फ प्रस्तावना में। इसका मतलब अब समझिएगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, जितने लोगों ने मिलकर निर्माण किया, वो लोग इस बात को मानते हैं, इस बात को कहते हैं कि केवल हम ही लोग इसका संविधान का संशोधन नहीं, हम ही लोग इस संविधान का निर्माण नहीं किए हैं, बल्कि पूरी इंडिया के जनता ने मिलकर इसका निर्माण किया है। और कहेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे ही तो प्रतिनिधित्व हैं, हमारे ही तो द्वारा चुनकर वहाँ पे पहुँचाए गए थे, हमारी ही तो बात वो उठा रहे थे। इसीलिए वो लोग ये बात को कहते हैं कि जो संविधान का स्रोत है वो इंडिया की जनता है, ठीक है। दूसरी बात इसकी ये है, हम भारत के लोग का मतलब कि जो सुप्रीम है इस इंडिया की, वो जनता ही है। सुप्रीम कौन सी है? कौन है? जनता ही है। देखिए आप
समझिएगा इस बात को कि यदि मान लीजिए कि चीफ जस्टिस कोई आपको न्याय गलती दे दिया और वो मतलब पूरी आपको समाज में फैल गया कि यहाँ पे न्याय गलती हुआ है। अब पूरे समाज के लोग यानी कि पूरी इंडिया के लोग अगर जागरूक हैं, अगर उस बात को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़रूर मतलब उस पर जो चीफ जस्टिस हैं वो अपना निर्णय बदलेंगे और बदलना ही पड़ेगा और बदलता भी है। ठीक है, तो इस प्रकार इंडिया के ही लोग क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं। चलिए इस बात को आप समझ पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, इसको बात समझिएगा। देखिए प्रभुत्व संपन्न और हम भारत के लोग यहाँ पे लिखवाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, हम भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लिख दिया गया है कि मतलब इस संविधान का जो निर्माण है, जो निर्माण है और जो अधिनियमन है, ये जो करते हैं वो भारत के प्रतिनिधित्व के द्वारा हम ही लोग करवाते हैं। इसमें यही बात को लिखा गया है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। वो खुद अपना फैसला ले सकता है, किसी दूसरे से नहीं। जैसे भारत भी है, वो अपना खुद फैसला लेगा, कोई दूसरा बाहरी लोग उसको नहीं कहेंगे। भारत को जैसे पाकिस्तान ससुरा नहीं कहेगा कि नहीं तुम चाइना से दोस्ती करो, हाँ चिंग चोंग चुंग से दोस्ती करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मर्जी तो चिंग चोंग चुंग से दोस्ती करेंगे, नहीं मर्जी तो नहीं करेंगे, भाई हमारी मर्जी। ठीक है, अब पाकिस्तान कौन है ससुरा कहने वाला कि तुम चाइना से दोस्ती कर लो, साला तुम ही दोस्ती रहो, हम क्यों दोस्ती बने, है कि नहीं। चलिए वो अपनी बात है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को आदेश नहीं दे सकता है। कोई भी बाहरी शक्ति, भले अमेरिका अपने आप को क्यों नहीं ज़्यादा समझता हो, वो भी हम लोगों को आदेश नहीं दे सकता है। अगर आदेश देगा तो जानते हो ठाए दे उड़ा देंगे। ठीक है हाँ। उसके बाद देखिए, ये आप इस बात को समझ पा रहे होंगे प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ गए होंगे कि मतलब हम खुद अपना फैसला ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा भारत भी खुद अपना फैसला ले सकता है। उसके बाद समाजवादी का मतलब सोशलिज्म। समाजवादी क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। देखिए समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक आपका पूंजीवाद होता है, एक समाजवाद होता है। पूंजीवाद का मतलब, पूंजीवाद में क्या होता है, एक पूंजीपतियों का अस्तित्व होता है, उस पर पूंजीपतियों का उस पर कब्जा होता है। ठीक है, उसमें पूंजीवादी होते हैं। और जो समाजवाद होता है मतलब सारी संपत्ति पे जो अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, वो समाजवाद होता है। हम लोग समाजवाद हैं, पूंजीवाद नहीं है। लेकिन 1991 से जब एलपीजी आया, मतलब एलपीजी को जब हम लोग अपनाए, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, जब इसको हम लोग अपनाए तो बहुत सारा चीज़ देखे होंगे कि प्राइवेटेशन में चला गया, प्राइवेट हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि मोदी के कार्यकाल में देख रहे होंगे कि मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है कि बहुत सारा स्टेशन को क्या कर दिया गया है, प्राइवेट कर दिया गया है। बहुत सारे बंदरगाह को प्राइवेट कर दिया गया है, बहुत सारे ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया गया है, बहुत सारे हवाई अड्डे को प्राइवेट कर दिया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट कर दी गई हैं। अब उनका ये कहना है कि मतलब अब क्या बताएं हम, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, ज़रूरी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ भी हो सकता है। देखिए अब इधर ये मतलब समाजवाद को आप समझ पा रहे होंगे और जान भी गए होंगे। तो दो प्रकार के समाजवाद, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। समाजवाद का मतलब आप देखोगे कि यूपी में एक समाजवादी पार्टी भी है ना, हमेशा समाजवाद पे चर्चा होता रहता है, हमेशा वो कहता है कि हम लोग समाजवाद हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, अब ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमसे कोई धर्म नहीं मनवा सकता है। हम चाहें तो हिंदू को धर्म माने, हम चाहे तो मुसलमान के धर्म को माने, हम चाहें तो ईसाई के धर्म को माने, हम चाहे तो जैन के धर्म को माने, हम जो चाहें वो धर्म मान सकते हैं। हम पे कोई दबाव देकर धर्म को नहीं मनवा सकता है। यानी कि सरकार भी धर्म निरपेक्ष नहीं होती है, यानी कि सरकार भी पंथ निरपेक्ष नहीं होती है। समझ में आया, सरकार पंथ निरपेक्ष बिल्कुल नहीं होती है। और समझिए कि पंथ निरपेक्ष होता ही नहीं है सरकार के पास। वो मतलब सभी धर्मों को और सभी पंथ निरपेक्षों को समान रूप से बढ़ावा देता है, समान रूप से वो छोड़ देती है, स्वतंत्र रहता है कि किसी को जो मन करे वो करे। और किसी भी मतलब धर्म को लेकर, चाहे पंथ निरपेक्ष को लेकर, समाज जो गवर्नमेंट है वो बढ़ावा और किसी प्रकार का मतलब दायित्व नहीं देता है, किसी प्रकार का पोषण नहीं करता है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि कोई मतलब आप कहते होंगे कि बहुत सारे मतलब इंडिया देखे होंगे कि हिंदुत्व को बहुत सारा मतलब लोग मानते हैं कि इंडिया हिंदुत्व का इंडिया है, मतलब हिंदुस्तान है, मतलब इसमें हिंदू हैं। अरे भैया हिंदू कैसे हैं, मुस्लिम भी है।
आज़ाद कराने में जितना हिंदू का दायित्व था उतना मुसलमानों का भी दायित्व था। मुसलमान भी उतना ही संघर्ष किए जितना हिंदू संघर्ष किए। मुसलमान भी फांसी पर चढ़े तो हिंदू भी फांसी पर चढ़े। लेकिन देखिए ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आप लोग मत जाइएगा। पॉलिटिक्स क्या होता है कि एक दूसरे को फोड़कर और खुद को क्या करता है, एक अपने को स्थापित करता है। तो उन सभी बातों पे मत जाइएगा। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है, रियल में जो गवर्नमेंट होती है, वो न धर्म को लेकर और न पंथ निरपेक्ष को लेकर बढ़ावा किसी को नहीं देता है। जो मर्जी, जिसको मर्जी उसको वो माने, और न मन करे तो न माने। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती वो मनवाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखे हैं पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। मतलब आप पूरी स्वतंत्र हैं, जिस धर्म को मन करे उस धर्म को माने। जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे कल मन करेगा तो मैं मुसलमान बन सकता हूँ। उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, और ना ही सरकार आकर हमको दबाव देकर मुसलमान बना सकती है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान बन सकता हूँ, यदि मुसलमान हो कोई है तो वो हिंदू बन सकता है। ठीक है, जिसकी जो मर्जी वो बने। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, इसका मतलब समझिएगा। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे धर्म पहले से नहीं है। हाँ, ना सरकार कहता है कि ये धर्म यहाँ पे ये है, न सरकार ये भी दावा नहीं ठोकती है कि नहीं ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, ये सबका हिंदुस्तान है। ठीक है, इस पे दावा नहीं ठोका जा सकता है। तो लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। मतलब सभी धार्मिक जो आचरण होते हैं उनको सभी को समान सम्मान देता है। ये नहीं कि हिंदू को ज़्यादा बढ़ावा दे देगा और मुसलमान को कम बढ़ावा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ऐसा होगा तो वो निकाल दीजिएगा। जो पॉलिटिक्स करते हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, वो बात अलग है। उसके बाद क्या है, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक और एक है गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक पहले समझिएगा, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है। आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में अगर पढ़े होंगे तो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे आपके कौन, अब्राहम लिंकन। और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इसके बारे में बताया। जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन डेमोक्रेसी कहलाता है, यानी कि आपका लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी देखेंगे, डेमोक्रेसी एक दो प्रकार के डेमोक्रेसी भी होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब कि जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है सरकार में। ठीक है, और अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी कि हम चुनते हैं। जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और चुनकर वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट हुआ। और डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट बन जाए, यानी कि हम बाहुबली हैं, हम बहुत मतलब अपने आप को तानाशाह समझे तो हम डायरेक्ट शासन चला सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे साउथ कोरिया का, आप जानते होंगे कि वहाँ पे तानाशाही चलता है, यानी कि वो एक प्रकार से आपका क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। वो खुद अपने आप को चुन कर बैठा हुआ है और खुद अपना निर्णय लेता है, उसमें कोई का किसी का हाथ नहीं होता। बहुत शानदार उदाहरण दिया हूँ। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कह रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे गणराज्य। गणराज्य का मतलब आपका क्या है, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, गणतंत्र। रिपब्लिक से क्या होता है, रिपब्लिक मतलब हमारा जो भारत है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ, यानी कि गणराज्य मनाते हैं हम लोग। उसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं, उसी दिन संविधान दिवस को विधि दिवस भी कहते हैं। और उसी दिन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ कि अपना कार्यभार संभाले, राष्ट्रपति थे, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को अपना पद संभाले, राष्ट्रपति, यानी कि सबसे उच्च जो पद होता है इंडिया का वो राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने उस दिन को संभाले, इसीलिए उस दिन हम लोग गणराज्य यानी कि गणतंत्र के दिवस में मनाते हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि जो राष्ट्रपति भी होता है ना, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ इंसान होता है, यानी कि उसका भी चुनाव होता है। 5 साल के बाद चुनाव होता है, भले वो दोबारा आ जाए लेकिन चुनाव जरूर होता है हर 5 साल पे। ठीक है, तो ये गणराज्य आपका हुआ। तो इस बात को इस तरह याद रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है इसमें। इस न्याय को तीनों को एकदम सीधा सीधा इसी तरह याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और देखिए ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, इसको पूछ लेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ मिलता है, तो ये 2 जगह मिलता है। एक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग जो आपका 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
और ये आपका प्रियम्बल भी मिलता है। देखिए प्रियम्बल में तो लिखा ही है, लेकिन एक और मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी याद रख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 है, और इसमें भाग 4 में 38 का 38 है, आर्टिकल 38 है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों एकदम सीरियल से याद रखिएगा, इधर उधर मत याद रखिएगा। ये दे देता है, पहले राजनीतिक और आर्थिक दे देगा, बाद में सामाजिक दे देगा, पहले आर्थिक दे देगा, बीच में सामाजिक दे देगा, उसके बाद राजनीतिक दे देगा। इस तरह देकर कह देगा कि इसको आप क्या कहिए, सजाइए, किस प्रकार से ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो आप जब याद रहेगा तभी तो सजाएंगे, नहीं तो इसे रटिए पूरा। एक बार रटेंगे 10 दिन के बाद फिर भूल जाएंगे, इसीलिए कहते हैं कि आप प्रस्तावना ही रट जाइए पूरा। उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि स्वतंत्रता आपको देता है प्रस्तावना 5 प्रकार का। देखिए कौन कौन सा। विचार, विचार मतलब थॉट, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, विश्वास मतलब बिलीव, धर्म मतलब रिलीजन, और उपासना मतलब वर्शिप। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है आपका प्रियम्बल। आप 5 प्रकार की स्वतंत्रता देख सकते हैं, और इसको भी आप लाइन से, सीरियल से याद रखिएगा, और पांचों को पांचों आप स्वतंत्रता याद रखिएगा इसमें, क्योंकि पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि किस प्रकार प्रियम्बल में कौन सी स्वतंत्रता है और कौन सी स्वतंत्रता है, यानी कि इसमें से कोई नहीं देगा, एक आध दे देगा, नहीं तो पूछ देगा कि कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, और नहीं है कुछ भी डाल देगा, इसमें से 2-3 डाल देगा, 3 डाल देगा, एक नहीं वाला डाल देगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार, इसलिए इसको आप लोग विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसको याद रखिएगा। विचार मतलब थॉट, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति, और उसके बाद विश्वास बिलीव, धर्म मतलब रिलीजन, और वर्शिप उपासना, ठीक है। और ये क्या है आपकी, आगे क्या है कि स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता यहाँ पे भी है, और आपका एक ये आपका एक आर्टिकल भी है, यानी कि अवसर की समता। ये आप देखे होंगे आर्टिकल 16 यानी कि 16, जो आपका मूल कर्तव्य है, 12 से 35 तक मूल कर्तव्य है, उसमें भी ये अवसर की समता है, अवसर की समानता है, आप लोग देखे होंगे और पढ़े भी होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, अवसर की समानता कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है, तो एक प्रियम्बल में पाया जाता है, और एक आर्टिकल आपका 16 में भी पाया जाता है अवसर की समानता। एक बात और रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो न्याय ये जो स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसके बाद एक और स्वतंत्रता है, आप मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य का ही आर्टिकल 19 का ए पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य मतलब आप जानते ही होंगे, मूल कर्तव्य जो आपका भाग 3 है, ठीक है, भाग 3 मूल कर्तव्य है, और उस भाग 3 में आर्टिकल नंबर 19 का ए, उसमें है अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि आप उसको क्या बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। उसमें आप जो मर्जी वो बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोलने से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि आप बोल दें और विद्रोह हो जाए, विद्रोह हो जाएगा तो आपको राजद्रोह साबित कर दिया जाएगा। आपके बोलने से कहीं किसी प्रकार का मतलब हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। अगर हिंसा भड़क जाती है, आर्टिकल 19 के ए के तहत आप बोल भी देंगे, ठीक है, बोलने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन अगर हिंसा भड़की तो आपको राजद्रोह साबित करने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट आपको साबित कर देगा। और उसमें क्या है कि आप लाइफ टाइम जेल में बंद हो सकते हैं, ठीक है, उस पर आपका बहुत सारा कार्रवाई हो सकता है। उसकी बात छोड़िए, कभी उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो ये आपका स्वतंत्रता में आपको मैं बता दिया कि आर्टिकल 19 अभिभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसके बाद मैं बताया हूँ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसर की समता वही मूल कर्तव्य में ही आपका अवसर की समानता है आर्टिकल 19 में, और यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों जगह आएगा। आप मार सकते हैं कि कहाँ पाया जाता है, तो दोनों जगह पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कैसे है कि प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे
बंधुता, बंधुता का मतलब समझिएगा कि हम लोगों में भाईचारा का मतलब जैसे एक परिवार के ही सदस्य हैं ऐसा बंधुता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता, आप जानते हैं कि नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब आप जिस प्रकार से सोचना चाहते हैं, स्वतंत्र हैं भाई, आप जिस प्रकार से सोचना चाहते हैं उस प्रकार से सोचिए। आप जिस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करना चाहें, आप जिस प्रकार से बोलना चाहें उस प्रकार से अभिव्यक्ति मतलब हाल मतलब ये चाल डाल जैसे नहीं होता है बोलना, ये सब हुआ। भाषण आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उस भाषण से, उस अभिव्यक्ति से, आपके चाल डाल से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। पता चलने की चलने लगे ऐसा कि किसी को ठेस से पहुंच गया, यानी कि वो आपको आप पे केस दर्ज करा सकता है। चलिए ठीक है, देखिए उसके बाद ये राष्ट्रीय एक, और इसमें एक बात ये भी याद रखिएगा, देखिए मैं तो बताया ही हूँ कि इसमें आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं किस 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। उसके बाद इसमें आपको स्वतंत्रता, समता और ये बंधुता, ये जो तीनों आपको दिख रहा है, स्वतंत्रता, समता और ये बंधुता, ये तीनों फ्रांस के क्रांति के नारे हैं। यानी कि फ्रांस के जब क्रांति हुई थी आपका 1789 में, उस समय ये बातें बोली गई थी उसमें, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो यही स्वतंत्रता, समता और बंधुता को उठाया गया। इसको भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रियम्बल में कौन सी 3 शब्द हैं जो फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। तो यही 3 क्रांति, फ्रांस के नारे थे। 3 शब्द जो थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मतलब आप इस प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो किस दिन लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। तो आंशिक रूप से लागू जब हुआ था तो यानी कि इसमें 16 ही आर्टिकल्स लागू हुए थे, मात्र 16 आर्टिकल्स लागू हुआ था। और उस 16 आर्टिकल में आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड था और आपका ये चुनाव आयोग से रिलेटेड था। आपका ये जो 394 आपका आर्टिकल्स था वो लागू हुआ था। मतलब कुल मिला जुला कर 16 आर्टिकल्स इसमें लागू किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल्स लागू हुए थे, तो 16 ही आर्टिकल्स लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम लोगों का संविधान क्या हुआ, अंगीकृत हुआ। अंगीकृत देखिए, ये तो हिंदी में है, इसको लिखा गया 26 नवंबर 1949 को हिंदी में लिखे हैं। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब समझिएगा, अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट। अंगीकृत हिंदी में तो नहीं समझ पाए होंगे, बहुत ये मतलब एक बहुत ही शुद्ध लैंग्वेज है। कौन सा ये अंगीकृत, अंगीकृत को इंग्लिश में बोलते हैं एडॉप्ट करना। एडॉप्ट का आप समझ गए होंगे, एडॉप्ट मतलब किसी को गोद लिया जाता है, यानी कि किसी को स्वीकारा जाता है। यानी कि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किए थे, स्वीकारे थे। हम अपने संविधान को स्वीकारे थे, यानी कि हम अपने संविधान को ग्रहण किए थे। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। यानी कि 26 अंगीकृत का मतलब समझिएगा, ये पूछ सकता है पेपर में। अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब हम इस दिन इस संविधान को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब होता है इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि आज से हम इस संविधान को लागू करते हैं। इनेक्टमेंट मतलब आज से हम इस संविधान को लागू करते हैं, यानी कि अधिनियमित। और उसके बाद इधर देखिएगा आत्मार्पित, क्या है, आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब होता है कि आज से हम इस संविधान को स्वयं को समर्पित करते हैं। मतलब हम इस संविधान को स्वयं को समर्पित करते हैं, यानी कि सरेंडर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सरेंडर्ड नहीं देखे होंगे, पुलिस कोई कहता है अपने आप को सरेंडर कर दो, गोली मार देंगे ससुरा तुमको। अब वहीं पे क्या होता है, लोग सरेंडर कर देते हैं इससे हाथ उठाकर। यानी कि हम भी हाथ उठाकर भैया इस संविधान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर दिए कि भैया लो, हमको जो मर्जी तुम वो करो। यानी कि आपको फांसी पे भी तो चढ़ा दिया जाता है इसी के तहत, संविधान के ही तहत। यानी कि हम समर्पित हैं इसके तहत, और ये जो मर्जी वो कर सकता है। यानी कि हम अगर गलत हैं तो गलत पे ये अपना न्याय दे सकता है, ठीक है, सरेंडर करना। तो इतनी सारी बातें रहा आपका
प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल से, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको मैं छोड़ दिया हूँ, इसलिए कि मैं अगर पूरा इसको वीडियो को अगर पूरा बनाऊँ तो अमूमन 2 से ढाई घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ी बातें हैं। इसमें अगर कोई बात बोला जाए तो बहुत मतलब दायरे में ही बोला जाता है, इसलिए कि आपका काम भी हो जाए और वीडियो भी बन जाए, आपके पास भी पहुंच जाए। तो ये बातें रही, तो इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आपका इससे क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप ज़रूर इससे क्वेश्चन बना पाएंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को एक आध दो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए ये जो बंधुत्व है ये छूट रहा था आपसे हमसे, जो यहाँ पे था बंधुत्व, कहाँ था बंधुता। देखिए ये जो बंधुता है, बंधुत्व, ये आपका भाग 4 का जो क है यानी कि ए है, वो मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य में आर्टिकल 51 के ए में भी है बंधुत्व और ये प्रस्तावना में भी है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किस भाग में है ये आपका मूल कर्तव्य में जो बोल दिए हैं 51 का ए में है और आपका भाग 4 के क में। उसके बाद कोई अगर छूट रहा है तो देख ले रहे हैं, छूट रहा होगा तो मैं बता दूं। हाँ देखिए एक बात और छूट रहा था कि जो इसको संविधान का जो आत्मा बोले थे वो ठाकुरदास भार्गव बोले थे। संविधान का आत्मा आप लोग इसको देखे होंगे, फर्स्ट जो आपका थंबनेल लगा होगा उसी पे देखोगे कि संविधान की आत्मा किसने बोला, तो संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने बोले थे। ठाकुरदास भार्गव ने यह भी बोला था कि ये एक अभिन्न भाग है, इसको अभिन्न भाग भी बोले थे और इसको बोले थे ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, एक सेखी भी ये संविधान की आत्मा बोले थे, लेकिन उससे पहले आपके ये बोल चुके थे कौन, आपके ये ठाकुरदास भार्गव कि संविधान का ये आत्मा है। और एक आध दो चीज़ें छूट रहा होगा तो इसको भी मैं देख ले रहा हूँ ताकि आपका कोई चीज़ यहाँ से छूटे ना। और देखिए एक चीज़ और है, ये आपका जो के एम मुंशी जो थे, के एम मुंशी ये प्रस्तावना को क्या बोले थे कि ये कुंडली एक प्रकार का है, मतलब संविधान का ये कुंडली है, ये के एम मुंशी बोले थे। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। के एम मुंशी प्रस्तावना का क्या बोले थे, तो ये इसको संविधान का कुंडली बोले थे। एक आध दो बात और मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छूट सकता है भैया। हाँ एक बात और छूट रहा था यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को 284 लोग इस पे हस्ताक्षर किए थे। मतलब जिस दिन ये बनकर तैयार हो गया, जिस दिन इस पे वो लोग अपना शपथ लिए, यानी कि 284 लोग इस पे अपना शपथ लिए। और सबसे पहला जो हस्ताक्षर था वो किसका था, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, तो ज़रूर बताइए, नहीं तो चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू का प्रथम हस्ताक्षर था यहाँ पे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का पहला हस्ताक्षर था, यानी कि आप ऑप्शन में आ जाएगा और उसमें ये भीमराव अंबेडकर पहले ऑप्शन पे रहेगा, तो अब पहला ऑप्शन चाहे कहीं भी ऑप्शन में रहेगा तो आप भीमराव अंबेडकर को ही मारेंगे। हम जानते हैं आप लोगों को यदि इससे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो यही बना सकता है कि प्रियम्बल प्रस्तावना पे 284 लोगों में से किसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, तो वो हमारे चाचा नेहरू किए थे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और कोई बात छूट रहा होगा तो देख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है देखने में, आप लोग समझ पा रहे हैं भाई, दिमाग है छूट सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ अब इस बात को भी अब मैं तो बताया ही हूँगा कि 26 नवंबर 1949 को 16 आपके आर्टिकल से लागू किए गए थे और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को आपका पूरा पार्ट जितना था संविधान का सब लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी को ही क्या किया गया, 26 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कार्यभार संभाले थे, सबसे बड़े पद पे, राष्ट्रपति के पद पे। ठीक है, सुशोभित किए थे उस पद को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सारी बातें समाप्त हुआ और कोई बातें छूट गई होगी तो एक बार फिर इसको मैं पढ़ाऊंगा तो सारी बातें ले लूँगा, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मेरा मानना है। और आप लोग अपने भी मन से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर देखिए एक बात और कि यदि आप इस वीडियो मतलब इस चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आप ही का भैया चैनल है। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों में साझा भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।